आज हम बात करने वाले हैं संविधान के भाग 3 के बारे में। जो हमने पिछली वीडियो में जाना था कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो 7 प्रकार के थे, जिसमें से एक को ख़त्म कर दिया गया था, संपत्ति का। और इसमें पिछली वीडियो में हमने उसका एक भाग जाना था जो कि समानता का अधिकार, उसमें कुछ अनुच्छेद थे, उसके बारे में बात हुई थी। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दूसरे भाग के बारे में, जो कि है हमारा राइट टू फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें 19 से और 22 तक अनुच्छेद बनाए गए हैं, जिसमें कुछ मूल अधिकार बनाए गए हैं। तो आज हम उसी मूल अधिकार के बारे में बताएंगे आपको कि आपको किस किस चीज़ की आज़ादी है, आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, संघ बना सकते हैं नहीं, सम्मेलन कर सकते हैं या नहीं, संपत्ति खरीदने का आपको अर्जन या अवयन करना, और आपको कहीं भी निवास करने का स्वतंत्रता। ये तो सारी चीज़ें 19 से और 22 तक अनुच्छेद में हैं, जो कि मैं 1 बाय 1 आपको बताऊंगा। तो हमारा जो अनुच्छेद 19 है वो क्या कहता है? 6 तरह के अधिकार की गारंटी, यानी कि अनुच्छेद 19 आपको 6 प्रकार की अधिकार के गारंटी देता है। वो 6 प्रकार कौन से हैं? अभी ये 6 प्रकार है, लेकिन पहले ये 7 प्रकार के थे। तो सबसे पहला हमारा है अभिव्यक्ति, यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी, और सम्मेलन या सभा की आज़ादी, संघ बनाने की आज़ादी, और निवास करने की आज़ादी, और कहीं भी भारत में जाने की आज़ादी, और कहीं भी कोई भी व्यापार करने की आज़ादी। तो सबसे पहला हमारा जो है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति में आपको क्या क्या अधिकार हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं? तो अभिव्यक्ति में बोलना, मीडिया, फैशन, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन, यानी कि इसी अधिकार को लेकर जो हमारी मीडिया है वो इसी अधिकार को लेकर किसी से सवाल करती है, और वो किसी के खिलाफ़ या उसके संबंध में बोल सकती है। यानी कि अगर ये मौलिक अधिकार नहीं प्राप्त होते तो मीडिया किसी के बारे में कोई चीज़ पूछ नहीं सकता, ना वो कह सकता। तो और दूसरा है कि बोलना, यानी आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस उसमें है, कुछ हद, यानी कुछ हदों तक आप बोल सकते हैं। उसके आगे अगर आप बोलते हैं तो वो संविधान के खिलाफ माना जाएगा, यानी आप वो फिर अपराध कर रहे हैं। तो वो क्या है? मानहानि, शिष्टाचार, न्यायालय का अपमान, एकता व अखंडता, सुरक्षा या विदेशी संबंध। जैसे मान लेते हैं आपको बोलने की आज़ादी है, तो आप, ऐसा नहीं है कि किसी को भी उल्टा सीधा बोल देंगे या उसको गाली दे देंगे। तो ये अगर आप करते हैं तो वो मानहानि के में आता है। शिष्टाचार, यानी आप दूसरे के खिलाफ नहीं बोल सकते ऐसा शब्द जिससे उसे बुरा प्रभाव पड़े या उसे समस्या हो। न्यायालय का अपमान, यानी आप कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो कोर्ट है, इनके खिलाफ आप नहीं बोल सकते। एकता व अखंडता, यानी देश की जो हमारी एकता व अखंडता है वो बनी रहे, ऐसा आप कुछ ना करें। सुरक्षा के खिलाफ आप नहीं बोल सकते। विदेशी संबंध, यानी विदेशी संबंध से मतलब कि हमारा जो भारत का विदेशी संबंध है, अगर मान लीजिए किसी दूसरे देश का, अगर अमेरिका के ही राष्ट्रपति भारत आए या तो आपके मौलिक अधिकार में है कि बोलने का अधिकार है। तो ऐसा नहीं कि कोई आया और आप उसके सामने जाकर उसको गाली देने लगे, तो आपके मौलिक अधिकार छीन लिए जाएंगे। तो ये तो हो गया हमारा अभिव्यक्ति और बोलने का, जो सबसे पहला था। अब दूसरा हमारा क्या है? सम्मेलन व सभा। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नेता हैं और बहुत सारे संघ के लोग हैं, तो जब आपको बोलने की आज़ादी है तो आप जब बोलेंगे तो उनको सुनने वाला भी तो चाहिए। तो उसके लिए आप क्या, शांतिपूर्वक सभा बुला सकते हैं, यानी लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं और आप उनके सामने बोल सकते हैं। उसके बाद क्या आता है? जब आप लोगों के सामने बोलेंगे तो आप फिर क्या है, आप उनका एक संघ बना सकते हैं, यानी उनको एक ऐसा संस्था से जोड़ सकते हैं। तो इसकी भी आपको आज़ादी, यानी संघ बनाने का भी आपको अधिकार है। उसके बाद आ जाता है हमारा संचरण। संचरण का मतलब कि आप भारत में
किसी भी राज्य में जाके कहीं भी आराम से घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि इनके खिलाफ आप ना जाएं। यानी कि अभी आपको कहीं भी घूमने की आज़ादी है, तो ऐसे नहीं कि आप सुरक्षा यानी कि आप बॉर्डर पे पहुंच जाएंगे और वहाँ से देखने ताकने लगेंगे, तो ये आप नहीं कर सकते। तो उसके बाद क्या आता है, निवास। अब जैसे आप कहीं भी घूमने गए, तो आप अगर दिल्ली आपको पसंद आ गया, बिहार पसंद आ गया, तो आप क्या वहाँ पर किराए पर ही रहेंगे? आपको ये आज़ादी है कि आप भूमि वहाँ अर्जन करके आप अपना मकान बना सकते हैं, वहाँ निवास कर सकते हैं, वहाँ के रेसिडेंट आप डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, आपको वहाँ मतदान करने का भी अधिकार दिया जाएगा। संपत्ति का हमारा जो नियम था उसको हटा दिया गया था, क्योंकि संपत्ति की वजह से, जो हमारे मूल अधिकार की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। जैसे अभी मान लीजिए कोई सरकारी काम हो रहा है, रेलवे विभाग का हो रहा है, उसको पटरी बिछानी है, तो अभी इस मूल अधिकार में क्या था, अगर किसी की भी परदादा या दादा की ज़मीन अगर बीच में पड़ गई तो उसको वो रेलवे विभाग नहीं ले सकता था। तो इसी को देखते हुए संसद ने, यानी 44वें संशोधन जब संविधान का हुआ 1978 में, तो इसको मूल अधिकार से हटाकर इसको कानूनी अधिकार कर दिया गया। यानी कि अब अगर रेलवे का कोई भी मतलब पटरी बिछाने का काम पड़ता है, तो सरकार आपसे आपकी ज़मीन ले सकती है, उसके एवज में आपको मुआवजा दिया जाएगा। दूसरा हमारा व्यापार। तो आप अगर घूमे, आपने सभा की सम्मेलन किया, आपने संघ बना लिया, आप वहीं रहने लगे, आप वहाँ से, तब आपको एक अधिकार और है, आप वहाँ उस जगह पर कोई भी व्यापार कर सकते हैं। उसी जगह में नहीं, भारत में कहीं भी आप कोई भी व्यापार और कारोबार कर सकते हैं। बस आप इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। ये नहीं कि आप व्यापार कर रहे हैं उसमें अलगाव का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज़, तो ये आप नहीं कर सकते। ये संविधान के खिलाफ है। जो आपको मूल अधिकार मिले हैं उसको आप ना तो आपसे कोई व्यक्ति छीन सकता है और ना सरकार छीन सकती है। बस आपातकालीन में उसमें प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जो कि मैंने पहले बताया था कि राष्ट्रपति आपातकाल में मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है और इसको परमानेंटली ख़त्म भी किया जा सकता है। तो वो कौन कर सकता है? वो संसद में हो सकता है। तो ये हमारे जो 6 अधिकार थे, ये अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 20 के बारे में। 20 की, तो अनुच्छेद 20 हमारा जो है क्या कहता है, दोषी व्यक्ति के संबंध में, यानी दोषी व्यक्ति के संबंध में अनुच्छेद 20 बनाया गया है, जिसमें 3 प्रकार के हैं। सबसे पहला हमारा है कि जो अपराधी व्यक्ति होगा उसको अपराध के समय का ही दंड दिया जाएगा। इसका मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई अपराधी व्यक्ति 2016 में कोई क्राइम करता है, यानी कोई अपराध करता है, तो 16 में उसने अपराध किया, तो क्या होता है कि जब अपराध करने के बाद वो उसके ऊपर FIR होता है, मुकदमा चलता है, मुकदमा काफ़ी लंबे समय तक चलता है, उसके बाद जब फाइनल होता है तभी उसको दंड दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, अगर आपने 2016 में क्राइम किया हो तो आपको उसी 16 में जो कानून बना था उसी कानून के आधार पर आपको सज़ा होगी। जैसे मान लीजिए आपको तब किसी का हाथ तोड़ने का 3 साल की सज़ा थी, तो 2016 में, और आपने उसी समय उसका हाथ तोड़ दिया, लेकिन आपको सज़ा हुई 2024 में। तो ऐसा नहीं कि इसमें 24 में मोदी जी कोई नया कानून बना दे कि नहीं, हाथ तोड़ने की सज़ा 10 साल हो गई तो आपको 10 साल दी जाए, तो उसमें आपको वही 3 साल की सज़ा ही मिलेगी। और दूसरा हमारा जो इसका पॉइंट है, किसी अपराधी व्यक्ति को उसके एक ही अपराध के लिए बार बार उसको दंड नहीं दिया जाएगा। यानी इसका मतलब कि अगर किसी अपराधी व्यक्ति ने एक बार अपराध कोई किया, उसके लिए उसको 3 साल या 5 साल जो सज़ा हुई वो उसने काट ली और उसके बाद फिर वो फ्री हो गया, तो उसको दोबारा उसी केस में, यानी उसी मामले में उसको दोबारा सज़ा नहीं होगी। और तीसरा हमारा क्या कहता है, अपराधी व्यक्ति स्वयं का साक्षी नहीं माना जाएगा। जैसे क्या होता है, कई बार लोगों को
जो संदिग्ध होते हैं उनको उठा लिया जाता है पुलिस के द्वारा, और उनको क्या होता है वही 3rd डिग्री देके उनसे ज़बरदस्ती को बुलवाया जाता है, फिर कोर्ट में पेश किया जाता है। तो क्या है, कोर्ट भी नहीं मानता जो पुलिस स्टेटमेंट देती है। यानी अगर आपने किसी को ज़बरदस्ती मतलब उससे कुछ भी बुलवा लिया, लिखवा लिया, उसके बाद कोर्ट में आप उसको हाजिर करेंगे तो कोर्ट उसको नहीं मानेगा। यानी कि जो अपराधी व्यक्ति अपने खुद से गवाही देगा वो बिना एविडेंस के मान्य नहीं होगा। तो इस अनुच्छेद में सिर्फ इतना था। अब बात करते हैं अनुच्छेद 21 के बारे में। 21 क्या कहता है? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें भी इतने पॉइंट दिए गए हैं। सबसे पहला हमारा है मानवीय प्रतिष्ठा, यानी कि आप अपनी प्रतिष्ठा बनाए रख सकते हैं। अगर आपको कोई उल्टा सीधा कहता है तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई भी करवा सकते हैं। चिकित्सा का मतलब कि चिकित्सा का अधिकार, यानी कि इसमें यह कहा गया है कि 0 से 6 वर्ष तक बच्चे को निःशुल्क चिकित्सा प्रदान की जाए, यानी उसका निःशुल्क में इलाज किया जाए। तो ये जो पोलियो, खसरा, ये सब छोटे बच्चों को निःशुल्क लगता है, ये इसी नियम के आधार पर निःशुल्क दिया जाता है। महिलाओं के साथ आदरपूर्वक व्यवहार, यानी कि आप महिलाओं के साथ आदरपूर्वक व्यवहार करेंगे। अगर आप अन्यथा कार्य करते हैं या आदरपूर्वक व्यवहार नहीं करते हैं तो वो अपराध माना जाएगा। विदेशी यात्रा का अधिकार, विदेशी जैसे लोग सऊदी जाते हैं, दुबई जाते हैं या अमेरिका जाते हैं तो उनको इसी अधिकार के तहत वहाँ जाने दिया जाता है। लेकिन अगर आप कहीं चले गए और परमानेंटली 7 साल आप देश से बाहर कहीं रुक गए अगर विदेश में, तो आपकी नागरिकता ख़त्म हो जाएगी, ये आप जान लीजिए। वैसे आपको जाने का अधिकार है, आप जा सकते हैं, लेकिन बस 2 साल 3 साल के लिए। अगर परमानेंटली ज़्यादा दिन तक आप वहाँ रुके तो आपकी भारत की नागरिकता ख़त्म कर दी जाएगी। बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध, बंधुआ मजदूरी का मतलब कि पहले क्या होता था, लोग मज़दूरों को अपने खेतों में या कहीं फार्म में काम कराते थे तो उनको अपने हिसाब से वो पैसा तय करते थे कि इतना ही हम देंगे, और उनसे ज़बरदस्ती काम कराया जाता था या उनको सैलरी नहीं दी जाती थी। तो इस कानून में कहा गया कि आप किसी को ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते, और ख़ास करके आप जो छोटे बच्चे हैं उनसे आप इसमें अपने किसी फैक्ट्री, कारखाना या खेतों में आप काम नहीं करा सकते, यानी वो बाल अपराध हो जाएगा। यानी उसके बाद हमारा आखिरी है क्या, शिक्षा। तो इसमें शिक्षा का अधिकार दिया गया है। इसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। यानी कि जो हमारे देश में आंगनवाड़ी होते हैं या सरकारी विद्यालय होते हैं, ये इन्हीं अधिकारों की वजह से निःशुल्क शिक्षा देते हैं। 22 से वो ये कहता है कि गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, यानी गिरफ्तारी के संबंध में कुछ नियम बनाए गए हैं, उसमें क्या क्या संरक्षण दिए गए हैं आपको जान लेते हैं। तो सबसे पहला इसमें है गिरफ्तार होने के आधार पर सूचना देने का अधिकार, यानी जब भी आपको पुलिस गिरफ्तार करती है तो उससे आप पूछ सकते हैं हमें किस मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है, क्या आपके पास FIR है, ये आपको अधिकार है। विधि से परामर्श करने का अधिकार, यानी आप अपने वकील से परामर्श कर सकते हैं, ये भी आपको अधिकार है। मजिस्ट्रेट के सम्मुख 24 घंटे के अंदर ही, यानी यात्रा के समय को लेकर भी उसको पेश होने का अधिकार, यानी जब भी पुलिस आपको अरेस्ट करती है तो आपको 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, जो कि उसकी यात्रा के समय को भी उसमें जोड़ दिया जाता है। यानी कि अगर आपको पुलिस 8 बजे आपको गिरफ्तार की है तो उसको 8 बजे नेक्स्ट डे के 8 बजे से पहले ही, यानी 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। लेकिन अब वो आपको कहाँ से गिरफ्तार की है और आपको चौकी तक ले जाएगी, थाने तक ले जाएगी, तो वो जो दूरी का जो यात्रा का समय होता है वो भी इसमें काउंट होता है, गिना जाता है। यानी 24 घंटे के अंदर आप पेश करना है। मजिस्ट्रेट द्वारा दोष सिद्ध न होने पर 24 घंटे में रिहाई, यानी अगर पुलिस ने आपको वहाँ पेश किया और मजिस्ट्रेट के सामने आप दोषी मुक्त हो जाते हैं, यानी वो कोई दंड आपको नहीं दिया जाता, तो आपको 24 घंटे के अंदर, यानी 24 घंटे में आपकी रिहाई हो जाएगी। तो ये हमारे थे
19 से 22 तक अनुच्छेद, जिसमें हमारा स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम के बारे में जो जो चीज़ें थी वो सारी मैंने इस वीडियो में बताई हैं। और अब अगली वीडियो में मैं बताऊंगा आपको जो हमारा फंडामेंटल राइट्स में तीसरा भाग था जो शोषण के विरुद्ध, यानी उसमें क्या क्या कानून बनाए गए हैं वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।